सभी का स्वागत है। साथ में नैम्बो और बैम्बू का भी नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। नैनो टेक्नोलॉजी की नई नई जानकारियाँ लेकर हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो गए हैं। लेकिन पहले इन जानकारियों की जानकारी तो दीजिए। जरूर। आज के इस कार्यक्रम का विषय है चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के कमाल। वाह दोस्तों, आपको ये बात सुनकर बेहद खुशी होगी कि भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे रोगों का इलाज हो सकता है जो कभी लाइलाज कहे जाते थे, जैसे कि कैंसर, एड्स, हार्ट डिसीजेस वगैरह वगैरह। हमारा शरीर कुरुक्षेत्र का ऐसा मैदान है जहां अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच लगातार महाभारत चल रहा है। बाहरी दुश्मन यानी कि घातक बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसपैठ करने और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इनके हमले कई तरीकों से हो सकते हैं। कभी ये हमारी सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो कभी घाव के माध्यम से शरीर में आ पहुंचते हैं। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में मौजूद जीवन रक्षक श्वेत कण इनके हमले को विफल कर देते हैं। अब इसे प्रकृति का वरदान ही कहा जा सकता है कि ये जीवन रक्षक श्वेत कण बाहरी सभी हमलों को विफल कर देते हैं। कभी कभी बीमार भी तो पड़ जाते हैं, तभी तो इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है हमें। हाँ। क्या आप जानते हैं संसार में सबसे ज्यादा मौतें कैसे होती है? मैं बताती हूँ, हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग से। क्यों? लाखों लोग हर साल हार्ट अटैक या हार्ट फेल की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, है ना? हमारा हृदय कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत पंप है। ये लगातार रक्त शिराओं से रक्त खींचकर उसे स्वच्छ करता है और वापस हमारे शरीर में भेज देता है। यदि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली शिराओं में कोई रुकावट आ जाए तो रक्त हृदय में नहीं पहुंच पाता। उसे खींचने के लिए हृदय को बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिससे हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यदि रक्त हृदय तक नहीं पहुंचे तो हृदय की गति रुकने लगती है और अंत में बंद हो जाती है। यही हार्ट अटैक और हार्ट फेल है जो आदमी को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। हार्ट अटैक होने पर डॉक्टर तुरंत हृदय का रक्त संचार सामान्य करने के साथ साथ हृदय कोशिकाओं को हुए नुकसान को नियंत्रित करने का भी प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में फिर हार्ट अटैक न हो। किंतु कई हृदय कोशिकाएं और पेशियां इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कि उन्हें ठीक करना डॉक्टर के बस की बात नहीं रह जाती। ऐसी कोशिकाएं मृत कोशिकाओं अर्थात सियर टिश्यूज के रूप में स्थायी रूप से हृदय में बनी रहती हैं और आदमी ताउम्र हृदय रोगी बनकर जीने के लिए मजबूर हो जाता है। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट का ये विचार है कि इस समस्या का समाधान नई हृदय कोशिकाएं यानी कि हार्ट टिश्यूज को उत्पन्न कराकर किया जा सकता है। इसीलिए रीजनरेटिव मेडिसिन का ये काम बनता है कि हार्ट अटैक के बाद नए हार्ट टिश्यूज को उत्पन्न करें, लेकिन ये बेहद नाजुक काम है। वैज्ञानिकों के विचार में सबसे बड़ी चुनौती टिश्यू प्लम्बिंग में यानी टिश्यूज को जोड़ने में आएगी। हार्ट अटैक के बाद नई रक्त कोशिका बनाते हुए हृदय पेशियों को सक्रिय करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि हमारे अंगों को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति और बेकार चीजों को हटाने के लिए निरंतर रक्त संचार की जरूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं ने मनुष्य के बाल की चौड़ाई से भी 1000 गुना बारीक ऐसे सजीव नैनो स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं जो रक्त कोशिकाओं की रचना हेतु सुरक्षित मचान सा काम कर सकें। सलाखनुमा मॉलिक्यूल से बने ये मचान या स्कैफोल्ड्स पेप्टाइड एम्पीफाइल्स कहलाते हैं। इनका एक तैलीय हाइड्रोफोबिक सिरा दूसरे हाइड्रोफिलिक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोफोबिक तो समझे, मगर ये हाइड्रोफिलिक क्या भला है? हाइड्रोफोबिक का अर्थ है पानी से परहेज करने वाला और हाइड्रोफिलिक का अर्थ है पानी के प्रति आकर्षित होने वाला, यानी जल स्नेही। समझ गया। वैज्ञानिकों ने एक आसान युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने नकारात्मक गुणों वाले उन एम्फीफाइल मॉलिक्यूल्स का घोल तैयार किया जो सामान्य अवस्था में एक दूसरे को परे झटकते हैं। वैज्ञानिक बॉटम अप प्रक्रिया के जरिए एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो सेल्फ असेंबलिंग के गुणों वाले मॉलिक्यूल से बना हो। ये नेगेटिवली चार्ज्ड तरल जब पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आता है तो एम्फीफाइल तत्काल एक गुच्छे की शक्ल में बंधने लगते हैं, अर्थात
तरल से नीम ठोस रूप में बदल जाते हैं। ये जेल 5 नैनोमीटर चौड़े और सैकड़ों नैनोमीटर लंबे बारीक रेशों से भरपूर होता है और अपने आप को मिनिएचर स्कैफोल्डिंग्स के रूप में जोड़ने लगता है। किसी भी मटेरियल की डायमेंशंस को कम करने पर उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है और किसी भी मटेरियल के सरफेस एटम्स उसके बल्क या नॉर्मल एटम्स की तुलना में बहुत रिएक्टिव होते हैं। इस तरह नैनो मटेरियल्स उनके कम डायमेंशंस की वजह से नॉर्मल मटेरियल की तुलना में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मिनिएचर स्कैफोल्डिंग्स एक छोटा सा सुरक्षित माहौल बना देते हैं जहां कोशिकाओं के पुनर्रचना का काम हो सके। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि अगला चरण सजीव कोशिकाओं की पुनर्रचना ही होगा, क्यों, है ना? घोल में ड्रग हेपेरिन मिलाकर ये नैनो स्कैफोल्ड्स रक्त कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। ये प्रक्रिया एंजियोजेनेसिस कहलाती है और जीवित प्राणियों एवं कोशिकाओं के निर्माण में समान रूप से कार्य करती है। नैनो स्ट्रक्चर्स और कुछ प्रोटीन्स का मेल तेजी से रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर देता है और उन जगहों पर भी रक्त कोशिकाएं बना सकता है जहां सामान्यतः ये बन ही नहीं सकती, जैसे आंख की पुतली। वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि यदि आप रक्त कोशिकाओं में रचना प्रक्रिया आरंभ करने का तरीका जान लेते हैं तो आप रक्त कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने का तरीका भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। ये जानकारी कैंसर ट्यूमर में रक्त कोशिकाओं की बाढ़ को रोकने के कार्य में हमारी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों को यह भी उम्मीद है कि एक न एक दिन वो इंसुलिन पैदा करने वाली कोशिकाओं को रीजनरेट कर सकेंगे ताकि डायबिटीज का आसानी से इलाज हो सके। पहले सेल्फ असेंबलिंग कृत्रिम हड्डियों द्वारा नैनो स्केल के बायोस्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। हड्डियां बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को एक रासायनिक जोड़ द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। इन मॉलिक्यूल्स का आपसी जुड़ाव वास्तविक हड्डी के जोड़ से काफी नाजुक होता है, लगभग वैसा ही जैसा पानी का सरफेस टेंशन होता है। तो भी ये सारे मॉलिक्यूल्स को एक सिलेंडर नुमा आकार में जोड़े रखने में सक्षम है। ये मॉलिक्यूल्स हड्डियों में एक खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो मन माफिक आकार के अनुरूप अपने आप जुड़ते चले जाएं। जुड़ने के बाद उन्हें सघन रूप में पैक कर लिया जाता है। इससे बनने वाली हड्डी खूब मजबूत हो जाती है। मॉलिक्यूल्स के हेड ग्रुप को सही ढंग से लगाकर पैक्ड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को शरीर के इम्यून सिस्टम के अनुरूप बनाया जाता है। मरम्मत की ये वो तरकीब है जिसके द्वारा शरीर अपनी टूट फूट को स्वयं ही सुधार सकेगा। शरीर के भीतर लोहे या सिरेमिक अंगों का प्रत्यारोपण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हो सका तो कमाल ही हो जाएगा। वो तो होगा ही। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में हड्डी टूटने या शरीर कट जाने पर उनकी बढ़िया रिपेयरिंग हो सकेगी। अच्छा, हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसी तकनीक भी विकसित हो रही है जिसके जरिए भविष्य में होने वाली बीमारियों का पहले ही पता चल जाए और मनुष्य उनसे निपटने के लिए पहले से तैयार रहे। ये तो वाकई चमत्कार होगा। आपने बाजार में पैक सामानों पर छपे बारकोड्स तो देखे ही होंगे। असल में ये बारकोड्स माल के बारे में जानकारी देने के लिए होते हैं। इनके जरिए माल बनाने की तारीख, मियाद पूरी होने की तारीख, उनका मूल्य आदि की सही जानकारी आप पा सकते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे बायोलॉजिकल बारकोड्स बनाने की कोशिश में है जिनके जरिए शरीर के भीतर सभी बीमारियों का पूरा ब्यौरा प्राप्त किया जा सके। अभी तक तो बीमारी की पहचान करना ही बहुत कठिन काम होता था, है ना? हाँ, डॉक्टर और मरीज दोनों को ही कई दिनों की लंबी परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कितनी धीमी, जटिल और उबाऊ प्रक्रिया होती थी डायग्नोसिस की। नैनो वैज्ञानिकों ने एक नई परीक्षण तकनीक खोज निकाली है जिसके जरिए इंसान की थूक,
खून या पेशाब से बीमारी दर्शाने वाले प्रोटीन कणों को खोजा जा सकेगा। साथ ही साथ नैनो वैज्ञानिकों ने ऐसे महीन नैनो पार्टिकल्स की रचना की है जो अपने रंगों में परिवर्तन लाकर शरीर के विभिन्न रोगाणुओं की सूचना दे सकेंगे। उन्होंने इंसान के बाल से भी 1000 गुना बारीक सोने के नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं। रोगी के खून, थूक या पेशाब के नमूने में जब ये नैनो पार्टिकल्स छोड़े गए तब वे शरीर के हर बीमार प्रोटीन से जाकर चिपक गए। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया भाई? यही कि नैनो पार्टिकल्स प्रोटीन से ही क्यों चिपके? इसलिए कि हमारे शरीर की संरचना में प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। शरीर में मौजूद हर बीमारी अपनी छाप इन पर अवश्य छोड़ती है। ओह, इन नैनो पार्टिकल्स में मिलते जुलते दिखने वाले कई डीएनए स्ट्रैंड्स दर्ज रहते हैं। यही बारकोड्स हैं। जब नैनो पार्टिकल्स को प्रोटीन की पहचान के कार्य में लगाया जाता है तो ये नमूने में मौजूद प्रत्येक प्रोटीन मॉलिक्यूल का पूर्ण विवरण देने वाले बारीक बारकोड देने लगते हैं। आधुनिक डीएनए डिटेक्शन टेक्निक द्वारा शोधकर्ता इन बारकोड्स की जांच करके बड़ी सरलता पूर्वक बीमारी की पहचान कर सकते हैं। यहाँ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट बारकोड्स की पहचान के लिए अनेक डीएनए स्पॉट्स वाली एक चिप इस्तेमाल में लाएंगे। चिप के भिन्न भिन्न स्पॉट्स भिन्न भिन्न बीमारियों के सूचक होंगे और नमूने में मौजूद सभी बारकोड की पहचान करके डॉक्टर को बता देंगे। आपके स्क्रीनर पर ये बारकोड शरीर में संभावित प्रत्येक बीमारी का पूरा पूरा विवरण दे देंगे। इससे आपके डॉक्टर आपकी होने वाली बीमारी को होने से पहले ही जान जाएंगे और होने से रोक लेंगे। नैनो मटेरियल्स या नैनो डिवाइसेस को मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल रिसर्च के लिए कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वांटम डॉट्स या सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पर ये एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट या एक ख़ास कलर की लाइट रिलीज़ करते हैं। ये कलर की लाइट, किस कलर की लाइट ये क्वांटम डॉट रिलीज़ करेंगे, ये उनके साइज़ पर निर्भर करता है। इस तरह अलग अलग साइज़ के क्वांटम डॉट्स अलग अलग ड्रग्स के साथ अटैच करके बॉडी में इंजेक्ट किए जा सकते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट से ड्रग मॉलिक्यूल्स बॉडी के किस पार्ट में या किस रास्ते से जा रहे हैं ये इमेज या डिटेक्ट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में डायबिटीज के रोगियों की संख्या कितनी हो सकती है? कुछ हजार, कुछ लाख? जी नहीं, ये संख्या करोड़ों में है। और चिंता की बात यह है कि ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब आप ये सोचेंगे कि डायबिटीज जैसी मामूली बीमारी को लेकर हम इतनी फिक्र क्यों करें? तो जनाब, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। अगर डायबिटीज को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये इंसान को मौत के मुंह में भी ढकेल सकती है। डायबिटीज, जिसे आम बोलचाल में शक्कर की बीमारी भी कहा जाता है, एक खतरनाक रोग है। डायबिटीज होने पर हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इससे रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है और इंसान रोगी हो जाता है। डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी की बीमारी या गैंग्रीन जैसी जानलेवा समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में बनने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। इसे शक्कर हजम करने वाला पदार्थ भी कहा जा सकता है। हम शक्कर, स्टार्च या ऐसे किसी दूसरे पदार्थ का सेवन करते हैं तब हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन इस शक्कर को पचाकर ऊर्जा का रूप देती है और हमारे शरीर को शक्ति देती है। हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और रक्त में शक्कर को नियंत्रित रखने के लिए हमारा पैनक्रियास यानी पाचन तंत्र इंसुलिन और ग्लूकागॉन उत्पन्न करता है। शरीर के सेल्स को जिस ऊर्जा की जरूरत होती है वो शक्कर से ही बनती है। इसे बनाने के लिए अनप्रोसेस्ड शुगर हमारे लिवर तक पहुंचती है,
जहां ग्लूकागॉन शक्कर की ग्लाइकोजन किस्म को हजम करके इसके कंपोनेंट्स हमारे रक्त में छोड़ देता है। कोशिकाओं की ओर से इंसुलिन आकर इस शक्कर को पचा लेती है। परिणाम स्वरूप सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रक्त में शक्कर की मात्रा नियंत्रित रहती है, अधिक बढ़ने या घटने नहीं पाती। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते ही इंसुलिन लिवर, मसल्स और वसा कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लगती है। लिवर, मसल्स और वसा कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नामक कंपाउंड में मिलाकर उसे ऊर्जा के रूप में भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित जमा कर लेती है। अब आप समझ गए कि डायबिटीज रोगी के पेशाब में शक्कर क्यों जाती है और उनकी कमजोरी बढ़ने क्यों लगती है। शक्कर पचती नहीं इसलिए पेशाब में जाती है और ऊर्जा बनती नहीं इसलिए कमजोरी आती है। अब तक डायबिटीज का इलाज कुछ दवाइयां और इंसुलिन इंजेक्शन थे जो जीवन भर हमें नियमित रूप से लेने होते थे, लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने डायबिटीज का दीर्घकालिक इलाज ढूंढ लिया है। अब मानव शरीर के अंदर एक ऐसा उपकरण फिट किया जाएगा जो खून में लगातार शक्कर की मात्रा को जांचता रहेगा। अब एक छोटी डिबिया के आकार का सेंसर उपकरण हृदय की मुख्य धमनी से जोड़ दिया जाएगा। ये उपकरण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर नजर रखेगा। इंसुलिन का एक पंप शरीर में लगेगा। सेंसर उपकरण ज्यों ही रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने की सूचना देगा, इंसुलिन पंप अपने भंडार में से इंसुलिन को रक्त में छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारा पैनक्रियास करता है। पंप के भीतर 3 महीने चल सकने लायक इंसुलिन होगी। उसके बाद इसे डॉक्टर द्वारा दोबारा भरवाया जा सकेगा। एक सेंसर उपकरण 1 से 2 साल तक चलेगा और पंप 10 साल तक। अपने अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रोफेसर ज्ञानी से, जो हमें देंगे अलग अलग विषयों पर नई नई जानकारियाँ। टेलीफोन के बगैर एक भी दिन सोच भी नहीं सकते। चलो देखते हैं किस प्रकार टेलीफोन से संचार होता है। हैंडसेट में एक माइक्रोफोन होता है जो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करता है। तांबे के तार की जोड़ी टेलीफोन को नेटवर्क से जोड़ती है। अब अगर मुझे एक फोन कॉल करना है, मैं हैंडसेट उठाता हूँ। एक्सचेंज में लाइन यूनिट उसे सेंस करता है और मार्कर को सूचित करता है। मार्कर इसके बाद में फ्री रजिस्टर की उपलब्धता की जांच करता है और उसे लाइन से कनेक्ट करता है और डायल टोन सुनाई देती है। अब मैं एक नंबर डायल करता हूँ। आज के टेलीफोन में टेलीफोन नंबर के प्रत्येक डिजिट को एक यूनिक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेट के जोड़े से पहचाना जाता है। प्रत्येक टेलीफोन नंबर अपने घर के पते की तरह यूनिक होता है एवं विभिन्न समूह में विभाजित होता है। पहला अंक सर्विस प्रोवाइडर की जांच करता है। दूसरा समूह यूनिक एक्सचेंज कोड होता है। बाकी अंक सब्सक्राइबर की पहचान में सहायक होते हैं। रजिस्टर को पूरा नंबर प्राप्त होता है। ट्रांसलेटर शुरुआती नंबर की जांच करके पता लगाता है कि कॉल लोकल है या नहीं। लोकल कॉल के लिए सब्सक्राइबर मार्कर अंतिम डिजिट मिलाता है और जांच करता है कि सब्सक्राइबर लाइन फ्री है या नहीं और रजिस्टर को सूचित करता है, जो कि कनेक्शन के पूर्ण होने की सूचना देता है। इस प्रकार एक सामान्य फोन में संचार होता है। संचार की ये अद्भुत एवं सुंदर व्यवस्था 1876 में शुरू हुई थी। आभार है श्री अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, जिन्होंने इस नायाब यंत्र का आविष्कार किया। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अब वक्त है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 6 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। अंकिता पटना बिहार से, कुलदीप राठौड़ राजकोट गुजरात से, सुमित एस कदम पूना महाराष्ट्र से, हितेश कुमार पटेल वलसाड गुजरात से और दिलीप सोनवाने जालना महाराष्ट्र से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं।
हमारा आज का सवाल है, नैनो विशेषज्ञ शरीर में स्थापित किए जा सकने वाला इंसुलिन पंप किस रोग के लिए विकसित कर रहे हैं? ए डायबिटीज, बी दमा या सी मलेरिया? आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग की कुछ बातें बताई। सच बात तो ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज के सारे पुराने तरीके बदल जाने वाले हैं और नए तरीकों से इलाज होगा। इससे हमारा जीवन बनेगा निरोगी और स्वस्थ। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा भी नमस्कार। नैनो टेक्नोलॉजी ने हमें अनेकों उपयोगी चीजें दी हैं। उन्हीं में से एक है कार्बन नैनो ट्यूब्स। अपने अगले अंक में हम आपको बताएंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स के चमत्कारों के बारे में।